नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युगचरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। बिहार के महत्वपूर्ण जिले सासाराम से उन्होंने अपनी वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी की इस यात्रा से क्या कुछ बदलेगा बिहार की राजनीति में और क्या कुछ बदलता नजर आएगा देश की राजनीति में? राहुल गांधी की इस यात्रा का मकसद क्या है और राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए क्या कुछ राजनीति में हासिल करना चाहते हैं? इन तमाम बातों को अपनी इस स्टोरी में एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत एक अपील, एक आग्रह के साथ। अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्योंकि आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना युगचरण YouTube प्लेटफॉर्म की पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम आज की इस स्टोरी पर, आज की इस बड़ी स्टोरी पर। अगस्त का ये महीना इस देश की राजनीति के लिहाज से क्रांति का महीना माना जाता है। गुलाम भारत में इस देश को आजाद कराने के लिए महात्मा गांधी ने, बापू महात्मा गांधी ने अगस्त के इसी महीने में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी और अंग्रेजों को भारत को आजाद करके जाना पड़ा था। राहुल गांधी इस देश की सरकार पर, इस देश के चुनाव आयोग पर सीधे सीधे वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का बाकायदा डेटा सामने रखकर उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी में सहयोग करने का आरोप लगा दिया और वो यहां तक कह चुके हैं कि जिन सीटों पर गड़बड़ी की गई, 25 सीटों की बात वो कह रहे हैं कि 25 सीटों पर गड़बड़ी के जरिए बीजेपी जीती है। अगर वो 25 सीटें ना जीती होती, गड़बड़ियों के जरिए ना जीती होती, तो नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री ना बन पाते। अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि शायद राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो है, लोकसभा की 70 से ज्यादा सीटों का विश्लेषण कर रही है और अगर इन 70 सीटों पर राहुल गांधी ने गड़बड़ी की बात को आंकड़ों के जरिए साबित कर दिया, आंकड़ों के जरिए इस देश की जनता के दिलो दिमाग में ये बिठा दिया कि इन सीटों पर गड़बड़ी के जरिए, इन सीटों पर वोट चोरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 240 सीटें हासिल कर पाई थी, तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए प्रधानमंत्री पद पर टिके रहना, प्रधानमंत्री पद पर बने रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अपनी इस यात्रा के दौरान, यानी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान, राहुल गांधी एक के बाद एक बड़े खुलासे करेंगे, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। और इन खुलासों के साथ ही सरकार पर तो दबाव बढ़ेगा ही, लेकिन चुनाव आयोग पर भी दबाव बढ़ेगा और चुनाव आयोग पर बढ़ता हुआ हर दबाव बिहार के विधानसभा चुनाव पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के लिए बिहार के सासाराम जिले को चुना। इसका भी अपना एक अलग महत्व है। सासाराम से आने वाले एक बहुत ही देश के बड़े दलित नेता रहे जगजीवन राम साहब, जो जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकारों में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाल चुके थे। दलित राजनीति में एक बड़े दलित राजनेता माने जाते हैं। उनकी बेटी मीरा कुमार भी सासाराम से लोकसभा सांसद रही है और मनमोहन सिंह के सरकार के कार्यकाल में वो लोकसभा के स्पीकर भी रही हैं। तो एक दलित नेता जो कि स्वतंत्रता सेनानी भी थे, महात्मा गांधी के लाडले भी थे, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार में मंत्री भी थे और जिनकी बेटी भी केंद्र की कांग्रेस सरकार में मंत्री थी, लोकसभा की स्पीकर रही, उनके इलाके सासाराम से इस यात्रा की शुरुआत करके राहुल गांधी ने बिहार के साथ साथ इस देश के दलित मतदाताओं को भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। और इसके पूरे यात्रा के बारे में बता दूं कि बिहार में राहुल गांधी की आज से जो ये यात्रा, यानी 17 अगस्त से जो ये यात्रा शुरू हुई है, वोटर अधिकार यात्रा इसका नाम दिया गया है। 16 दिनों की ये पूरी यात्रा है। 1300 किलोमीटर राहुल गांधी इस यात्रा के दौरान चलेंगे और इस यात्रा के दौरान बिहार के 25 के लगभग जिलों को कवर करेंगे। और जब इस यात्रा के दौरान वो बिहार के 16 दिनों के दौरान 1300 किलोमीटर चलने के दौरान बिहार के 25 जिलों को कवर करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनकी यात्रा का हर पड़ाव चुनाव आयोग पर दबाव डालता हुआ नजर आएगा। वोटर अधिकार यात्रा से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो जो कि केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं पहले, बिहार से लोकसभा सांसद है, या गिरिराज सिंह हो जो मोदी सरकार में अभी भी मंत्री हैं, बिहार के बेगूसराय से लोकसभा सांसद है, ये तमाम लोग राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जितनी ज्यादा राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना करेंगे, उतना ज्यादा राहुल गांधी का प्रभाव बढ़ेगा।
राहुल गांधी की यात्रा का असर बढ़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी हमने ये देखा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 का, उस लोकसभा चुनाव में प्री पोल अलायंस के मामले में इस देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी विपक्षी राजनीतिक दल को 234 लोकसभा सीटें मिली हो, और ये अपने आप में राहुल गांधी की यात्रा का एक बड़ा परिणाम, एक बड़ा चमत्कार माना जाता है। तो 16 दिनों की राहुल गांधी की बिहार यात्रा, 25 जिलों को कवर करने की राहुल गांधी की यात्रा, 1300 किलोमीटर की ये यात्रा निश्चित तौर पर बिहार में न केवल मतदाताओं को जागरूक करेगी, बल्कि बिहार के जिले में, बिहार के हर जिले में, बिहार के हर ब्लॉक में, बिहार के हर गांव में, बिहार के हर बूथ पर मतदाताओं को भी जागरूक करने का प्रयास करेगी। और फिर मतदाता अगर जागरूक होकर वोटर लिस्ट को ध्यान से देखेगा तो निश्चित तौर पर कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ेगा। और वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका देते हुए, चुनाव आयोग को एक करारा झटका देते हुए सीधे सीधे आदेश दे दिया है कि जिन 65 लाख लोगों के नाम उन्होंने काटे हैं वोटर लिस्ट से, उन लोगों के नामों को प्रकाशित किया जाए, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए, अलग अलग कार्यालयों पर, पंचायत भवन पर प्रकाशित किया जाए, और उसके साथ ही बीएलओ का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक किया जाए। यह भी बताया जाए कि उन 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए हैं वो किस वजह से काटे गए हैं, ताकि किसी को भी कोई भी आपत्ति हो तो सीधे वो बीएलओ को फोन करके, सीधे वो बीएलओ के साथ संपर्क करके अपनी बात रख सके। और ऐसे में ये तय मानकर चलिए कि इन 65 लाख लोगों में से जिनके नाम काटे गए हैं, उसमें से कई लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग को फिर से वोटर लिस्ट में जोड़ने पड़ेंगे। वैसे भी चुनाव आयोग के सामने याचिकाकर्ताओं ने कई ऐसे लोगों को पेश कर दिया था जिनको चुनाव आयोग ने अपने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मृत घोषित कर दिया था, वो जीवित पाए गए थे। ऐसे जीवित लोगों के साथ राहुल गांधी ने चाय भी पिया था, और उसके बाद कटाक्ष करते हुए, चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने एक तरह से पोस्ट भी कर दिया था। तो ये यात्रा एसआईआर को लेकर जो बिहार में एक नकारात्मक माहौल बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश, जो तल्ख आदेश, जो कड़ी टिप्पणी के साथ जो तल्ख आदेश चुनाव आयोग को दिया है, चुनाव आयोग पर उस आदेश को 100% सही तरीके से लागू करने का दबाव भी बढ़ाएगा। और जब इस तरह का दबाव बढ़ेगा तो जिस लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कि एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट जिसमें कोई गड़बड़ी ना हो, वो साफ सुथरी वोटर लिस्ट बनाने के लिए चुनाव आयोग मजबूर भी होगा। तो राहुल गांधी की इस वोटर अधिकार यात्रा का राजनीतिक असर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन की सरकार यानी एनडीए की गठबंधन की सरकार पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका राजनीतिक असर अक्टूबर नवंबर में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस बिहार विधानसभा चुनाव में भी तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसके साथ ही इसका असर चुनाव आयोग और चुनाव आयोग द्वारा बनाई जा रही वोटर लिस्ट पर भी पड़ेगा। और राहुल गांधी की यह वोटर अधिकार यात्रा एक बार फिर से इस देश की जनता के सामने, खासतौर से बिहार की जनता के सामने इस तथ्य को पुख्ता तरीके से रखेगी कि भले ही खबरें कुछ भी छपती रहे, भले ही टीवी चैनल कुछ भी खबर चलाते रहे, लेकिन बिहार में इंडिया गठबंधन एकजुट है। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव दोनों एकजुट है। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ है। बिहार में कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट फ्रंट की पार्टी, ये तमाम राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन के तौर पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और सीटों को लेकर जो बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर जो विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी को अगर 70 सीटें नहीं मिलेगी तो गठबंधन से अलग हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी को अगर उप मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे। इन विवादों पर भी एक तरह से पानी फिर जाएगा और बिहार की जनता के सामने स्पष्ट रूप से ये साबित हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा में एक साथ नजर आना, वोटर अधिकार यात्रा में एक साथ चलना, ये बिहार की जनता के साथ साथ विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा राजनीतिक संदेश देगा कि उन्हें एकजुट होकर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार के खिलाफ लड़ना है। उन्हें एकजुट होकर एनडीए गठबंधन की सरकार को बिहार में विधानसभा चुनाव में चुनाव हराकर सत्ता से बाहर करने के लिए इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना है, हर बूथ पर जाकर चुनाव लड़ना है। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा? बिहार तक कतई सीमित नहीं रहेगा। आप महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक जिस तरह की नई राजनीतिक हलचल पैदा हो रही है, उस पर भी हमें नजर बनाए रखना होगा। अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता जगन मोहन रेड्डी ने खुलासा किया था कि तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के जरिए हॉटलाइन से चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में।
और अब तो रेवंत रेड्डी ने खुलकर सार्वजनिक मंच से चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व की तारीफ कर दी है। आपको बता दूं कि रेवंत रेड्डी अभी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर वो तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं, लेकिन वो एक जमाने में तेलुगु देशम पार्टी में भी रह चुके और इससे पहले भी उन्होंने अपने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की थी। तो राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का संपर्क आपस में, और उस संपर्क का जरिया वो रेवंत रेड्डी बन रहे हैं जो एक जमाने में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र से खबर आ रही है कि वहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो बीएमसी का चुनाव मिलकर लड़ेंगे, नासिक का चुनाव मिलकर लड़ेंगे, ठाणे का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। और ऐसे में एकनाथ शिंदे पर यह दबाव बढ़ गया है क्योंकि बीएमसी अगर हारे तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत नहीं रहेगी, और अगर ठाणे एकनाथ शिंदे हार गए तो एकनाथ शिंदे का राजनीतिक वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। तो फिर असली शिवसेना भले ही तकनीकी रूप से उनकी पार्टी शिवसेना हो जाएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का एक साथ आना यह शिवसेना के कार्यकर्ताओं और नेताओं को उत्साहित करेगा कि वो उनके गठबंधन में चले जाएं। तो एकनाथ शिंदे पर भी दबाव पड़ रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी की इस यात्रा से पहले जिस तरह के राजनीतिक संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी की यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ती चली जाएगी उस तरह से देश की राजनीति में कई तरह के महत्वपूर्ण बदलाव मिलेंगे। और अक्टूबर नवंबर के बिहार के विधानसभा चुनाव में अगर एनडीए गठबंधन के लिहाज से अप्रत्याशित नतीजे आ गए, यानी उनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा और इंडिया गठबंधन की सरकार बन गई, तो फिर वो राजनीतिक बदलाव की जो बयार बहती हुई नजर आ रही है वो और ज्यादा तेज होती हुई नजर आएगी। और इस यात्रा की शुरुआत आज से हुई है। आज के 4 दिन बाद यानी 21 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी चुनना है, और न केवल उम्मीदवार चुनना है बल्कि एनडीए गठबंधन को एकजुट रखकर उस उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति का चुनाव जितवाना भी है। आपको बता दूं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, दोनों सदनों के सांसद जो है वो मिलकर वोट करते हैं, लेकिन यह वोट गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए होता है। यानी किसी भी सांसद के पास ये बाध्यता नहीं होती कि वो अपने ही पार्टी द्वारा घोषित किए गए या अपने ही गठबंधन द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवार को वोट दे, क्योंकि किसी को पता नहीं लगता। तो गुप्त मतदान के जरिए वोट होता है और कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए व्हिप जारी नहीं कर सकता अपने राजनीतिक दल के सांसद को कि वो उन्हीं के द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवार को वोट दे। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उम्मीदवार का चयन करना भी बड़ी समस्या है, और चयन करने के बाद उनको उपराष्ट्रपति का चुनाव जितवाना भी बड़ी समस्या है, क्योंकि राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू अगर वाकई एक दूसरे के संपर्क में हैं तो फिर कई तरह की दिक्कतें आने वाले दिनों में खड़ी हो सकती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक बड़ा टेस्ट केस हो सकता है, और जैसे जैसे यात्रा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि इस यात्रा का समापन बिहार की राजधानी पटना की धरती पर होना है। बिहार क्रांति की धरती रही है, आजादी के आंदोलन का जिक्र हो या आपातकाल के खिलाफ आंदोलन का, बिहार ने हमेशा इस देश को एक नई राह दिखाई। तो बिहार की राजनीति के मैदान में बिहार की सड़कों पर राहुल गांधी उतरकर एक बड़े तरह का बदलाव लाना चाहते हैं। क्या वो अपने इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जनता ही ये तय करेगी, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होती है, जनता ही जनार्दन होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चैनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।